एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है केमिस्ट्री और मुख्य टॉपिक है परमाणु संरचना। आइए बिना समय गंवाते हुए परमाणु संरचना के बारे में जानते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु देखिए, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना को समझने के लिए आपको परमाणु, अणु, आयन, इन तीनों को समझिए, ठीक है ना। परमाणु, अणु और आयन। पदार्थ का मुख्य दो रूप, एक भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक पदार्थ में आप लोगों को पढ़ाए थे ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक में पढ़ाए थे शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक जो पढ़ाए थे, तो तत्व के बारे में क्या बताए थे, याद कीजिए। तत्व के बारे में हम यही ना बताए थे, तत्व होगी, उनका एक सूत्र होगा। जिनका एक सूत्र होगा वह तत्व, जिनका एक से अधिक सूत्र होगा, दो सूत्र या तीन सूत्र हो, वो हो जाएगा यौगिक। बताए थे ना। अब देखिए, आपको बताए थे जैसे ये ऑक्सीजन है, यह एक तत्व है। ऑक्सीजन एक तत्व है। ये O2, तो हम इसी में O2 डाल देते हैं तो ये ऑक्सीजन डबल हो गया, ये यौगिक हो गया, ठीक है। ये तत्व और ये यौगिक। तो देखिए, ये तत्व जो है ये अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। तो जिस कणों से ये बना हुआ है उसी कण को परमाणु कहते हैं। ना समझे? ये जो तत्व है आपको ऑक्सीजन, ये सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। सूक्ष्मतम कण मतलब जो हमारा आंख से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। जिस सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ ये ऑक्सीजन है और ये तत्व है, वही सूक्ष्मतम कण आपको परमाणु हुआ। ये कण आपको परमाणु हो गया। तो इसी से समझिए, ये जो यौगिक है आपको, जिन सूक्ष्मतम कणों से ये यौगिक बना हुआ है, वही कण आपको अणु है, ठीक है। अब ये हो गया आपको आयन। आयन क्या है? तो आयन इन्हीं दोनों का इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण से बनता है। क्योंकि तत्व जो होता है, परमाणु जो होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना, हो जाएगा। तो इसी से समझिए, जैसे O इस पर ये माइनस चिन्ह आप देखे होंगे, ऊपर में माइनस चिन्ह लगा हुआ, प्लस चिन्ह लगा हुआ। जैसे एल्यूमिनियम, इसमें प्लस प्लस लगा दिए, तो इसका ये मतलब हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसीलिए डबल माइनस लग गया इसमें, ये ऋणायन हो गया। ये एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। बात समझ रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ठीक है। तो ग्रहण, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और त्याग करता है तो धन या ऋण आवेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आवेशित। तो हम समझते हैं, अब आप आयन भी समझ गए। परमाणु क्या है? तो जिन सूक्ष्मतम कणों से तत्व बनता है वही सूक्ष्मतम कण परमाणु है। और अणु, जिन सूक्ष्मतम कणों से यह यौगिक बनता है वही सूक्ष्मतम कण आपको अणु है। आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन। अब ये दोनों तीनों क्लियर हो गया आप लोग को, परमाणु, अणु और आयन, ठीक है। अब देखिए, ये परमाणु के बारे में डाल्टन साहब क्या कहते हैं। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है ना। डाल्टन साहब इसके बारे में क्या बोले? डाल्टन, बहुत सारे वैज्ञानिक आए लेकिन डाल्टन इनका असली रूप बताए थे। डाल्टन का कहना था, किसी भी पदार्थ को लीजिए, उसको तोड़ के एक भाग फेंक दीजिए, जो भाग बच जाता है फिर उसको तोड़ के उसको भी फेंक दीजिए।
एवं प्रकार से तब तक तोड़ते रहिए जब तक कि आप उसको आगे नहीं तोड़ सकते हैं। बात समझे? तत्व को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तोड़ते गए, एक भाग को तोड़ के फेंक दिए, एक भाग जो बचा फिर उसको तोड़ रहे हैं, फिर तोड़ के फेंक दिए, फिर तोड़ रहे हैं, हर संभव प्रयास करें, तोड़ते रहे। जब अंतिम में कोई विधि से हम नहीं तोड़ सकते उसको, वो जो कण बचा है वही कण हम लोग परमाणु कहते हैं उसको, ठीक है। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जिसको उनसे आगे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये बात डाल्टन साहब ने कहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, ये जो डाल्टन है, डाल्टन से भी पहले आपको कणाद आए थे। कणाद इन्होंने वैशेषिक दर्शन एक पुस्तक लिखी थी, ये दार्शनिक थे, समझे। इन्होंने ही पहले बार बताया था कि पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है, यही कणाद। ये आपको डाल्टन से बहुत पहले आए थे, आप समझ रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कणाद मुनि तो बहुत पहले आए थे, ये डाल्टन बहुत बाद में आए हैं। ये डाल्टन का कहना था कि परमाणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जिसको उनसे आगे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए, आप एक शब्द याद रखिएगा, पेन। अब देखिए, और सब वैज्ञानिक जो आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो परमाणु है ये छोटका, अब देखिए तत्व का सूक्ष्मतम रूप परमाणु, अब वो परमाणु भी अति सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। वो तो सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है, लेकिन परमाणु जो है अति सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। नहीं समझे बात? देखिए, ये तत्व जो है, तत्व का सूक्ष्मतम रूप हो गया आपको परमाणु। ये छोटा सा कण है, जिसको आंख से भी हम नहीं देख सकते, इससे आगे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात डाल्टन साहब कहते। अब फिर जो आए और सब वैज्ञानिक जैसे चैडविक, थॉमसन, आपको गोल्डस्टीन, ये लोग क्या कह देते हैं, ये जो छोटका है आपको परमाणु, ये भी अति सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। आप समझे? यानी परमाणु भी अति सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। ये भी 3 कणों से बना हुआ है। वह 3 कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, पेन याद रखिएगा, पेन बराबर GTC, GTC, ठीक है। मानी प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, न्यूट्रॉन, चैडविक। यानी प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किए, और बताए कि परमाणु 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, आपको ये जो न्यूट्रॉन है, इनका खोज 1932 में हुआ है। ये 100 साल पूरा नहीं किया। भारत देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, हमारा देश कितना आगे निकल, यहाँ का वैज्ञानिक कितना आगे निकल गया कि न्यूट्रॉन बम बनाने के बारे में सोच रहा है, जबकि 100 साल पूरा भी नहीं हुआ। इस पे आइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज थॉमसन ने किए हैं। तो थॉमसन से पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में कैसे रहता है, किस अवस्था में रहता है, किस जगह रहता है। तो ये इन्होंने प्लाम थ्योरी दी, तरबूज मॉडल, प्लाम थ्योरी, तरबूज मॉडल। इन्होंने कहे कि जिस प्रकार तरबूज, ध्यान देना, थॉमसन साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन के हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि परमाणु कैसे रहते हैं। इन्होंने पहली बार बोले थे कि इसके लिए उन्होंने प्लाम थ्योरी दिए, तरबूज मॉडल। तो उसमें कहा जिस प्रकार तरबूज में बीज रहता है ना, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है। ये लीजिए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया उसे भी पता नहीं है कि परमाणु कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस अवस्था में रहता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस अवस्था में रहता है, ये थॉमसन को भी पता नहीं। इन्होंने कहते हैं कि तरबूज के बीज के तरह, जैसे तरबूज में बीज रहता है यहाँ वहाँ जाता, वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है। ये दोष पाया गया
फंक्शन आपका। ठीक है, इन बात को आगे बढ़ाए रदरफोर्ड साहब। या अब रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने जैसे कि थॉमसन अल्फा किरण लिए है, अल्फा किरण धनावेशित होता है, ध्यान दीजिए। और इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिए, सोना का पत्र। अब सोना का पत्र ये क्यों लिए है? स्वर्ण पत्र। सोना का पत्र इसलिए लिए है क्योंकि सोना अत्यंत आघातवर्ध होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पतला कर सकते हैं, ज़्यादा खींच सकते हैं, जो और सब धातु में नहीं पाया जाता है। तो सोना, चूंकि ये जो अल्फा किरण है इनका वेधन क्षमता बहुत कम है, ये मोटा शीट को नहीं छेद पाता, इसीलिए रदरफोर्ड साहब ने स्वर्ण पत्र लिए, उनको अत्यंत पतला करके यहाँ लगाया गया, फिट किया गया। ठीक है, उस पे ये अल्फा किरण का से प्रहार किए। जब इन्होंने अल्फा किरण से प्रहार किए तो पता चला कि ऊपर वाला भाग से किरण इस पार से उस पार हो गया, और ये नीचे वाले भाग से भी किरण इस पार से उस पार हो गया, और ऊपर वाले थोड़ा नीचे आए तो ये न्यून कोण से रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी आपको न्यून कोण से रिफ्लेक्ट हो गया। फिर उसके नीचे किरण जब प्रभावित किए थे अधिक कोण से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इनके ऊपर में जो प्रभावित किए, प्रहार किए, तो ये भी अधिक कोण से रिफ्लेक्ट हो गया। बीच में जब ये अल्फा किरण से प्रहार किए तो उसी रास्ता से किरण रिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ गए? यहीं पे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान यहीं पे मौजूद है, इसको वह नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया इसका? नाभिक। नहीं समझे? नहीं समझे? देखिए, जब इन्होंने अल्फा किरण से प्रहार किए हैं तो ऊपर वाले भाग से बहुत सारा किरण पास हो गया, नीचे वाले भी भाग से बहुत सारा किरण पास हो गया। जैसे जैसे नाभिक और मतलब बीच वाला भाग की ओर जाते रहा तो पता चला कि यहाँ पे कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि न्यून कोण से प्रभावित किया। उससे ऊपर गया, पता चला यहाँ कुछ ज्यादा द्रव्यमान है, बीच में संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद है। बात समझे? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। जो भाग खाली था उधर से किरण क्या हो गया, पास हो गया, उसको छेद दिया, इधर से भी छेद दिया, तो आपको परमाणु का अधिकांश भाग खाली पाया जाता है। जैसे जैसे उसका केंद्र की ओर बढ़िएगा तो द्रव्यमान बढ़ते हैं, बीच में संपूर्ण द्रव्यमान मौजूद होता है। इसको वह नाभिक नाम दिया। कहा जिस प्रकार जानवरों का पूरा शरीर की अपेक्षा नाभिक बीच में छोटा होता है, मनुष्य का पूरा शरीर की अपेक्षा नाभिक बीच में छोटा होता है, इसीलिए परमाणु का भी नाभिक होता है, उसके बीच में नाभिक होता है, बहुत सा छोटा होता है, तो ये इसका नाम उन्होंने नाभिक दे दिया। आगे रदरफोर्ड साहब ने नाभिक का खोज किए और उन्होंने ही बताया कि इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि पूरा परमाणु चूंकि गोल होता है, पूरा परमाणु का व्यास आपको, ये जो पूरा परमाणु है उसका व्यास आपको 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, उसका नाम उन्होंने एंगस्ट्रॉम दिया। ठीक है, और नाभिक का केंद्र 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, जिसका नाम उन्होंने फॉर्मी दिया। कहा इसका नाम उन्होंने फॉर्मी दिया। ठीक है, पूरा परमाणु का व्यास 10 टू द पावर -10 मीटर, जिसका नाम उन्होंने एंगस्ट्रॉम दिया, और नाभिक का व्यास 10 टू द पावर -15 मीटर, जिसका नाम उन्होंने फॉर्मी दिया। बात समझे? फॉर्मी बराबर 10 टू द पावर -15 मीटर और एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। इतना बढ़िया रिसर्च इन्होंने किए, लेकिन इनमें भी एक दोष पाया गया। जब उनसे पूछा गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है तो वो कैसे रहते, कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, तो कैसे घूमता है, कितना दूरी पे घूमता है, किस नियम से घूमता है, इन बातों पे इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्हीं का शिष्य थे नील्स बोर। उन्होंने देखिए क्या करते हैं,
अब आइए आप नील्स बोर पे। इन्हीं का शिष्य था नील्स बोर। नील्स बोर, ये नील्स बोर क्या कहते हैं सो देखिए। इनका कहना था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन जहां तहां नहीं घूमता। ये कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान होता है h/2 पर का n गुणज में घूमता है, जहां n बराबर क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या, तो क्वांटम संख्या क्या है? तो 1 2 3 4 10 अनंत, मतलब पूरा पूरा संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब होता है पूरा पूरा संख्या। तो पूरा पूरा संख्या, जैसे यदि आपको पूछ देंगे आज वर्ग में कितना विद्यार्थी था जी, तो आपको कोई नहीं कहेगा कि 5.4 विद्यार्थी था, 5.4 विद्यार्थी, मतलब यदि कोई गिनती करने के लिए कह देगा आज वर्ग में कितना विद्यार्थी था, सर 15.5 विद्यार्थी था, ऐसा कहेगा फिर? तो कहता है कि दशमलव में क्या, तो कहेगा एगो विकलांग था, गधा कहेगा विकलांग को पूरा गिनो, 15 नहीं 16 विद्यार्थी हुआ, है ना। तो जब पूरा पूरा संख्या गिना जाएगा तो उसको क्वांटम संख्या कहा जाता है। अब समझ में आया? तो नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वह कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का n गुणज के रूप में घूमता है। यहाँ 1 रख दीजिए, h का मान फिक्स है, fi का मान फिक्स है, यहाँ 1 रखना है। 1 रखने के बाद जो आपको मान प्राप्त होता है उतना दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें 2 रखेंगे तो दूसरा उतना दूरी पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर इस जगह पे 3 रखेंगे उतना दूरी पे तीसरा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कक्षाओं में घूमते हैं। तो वह कैसे घूमते हैं? तो कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का n गुणज के रूप में वो घूमते हैं, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, है ना। अब ये कोणीय संवेग क्या है सर, इसको समझिए। कोणीय संवेग हुआ आपको मास गुना वेग गुना दूरी, ये आपका कोणीय संवेग हुआ। कोणीय संवेग मतलब होता है, संवेग का मतलब होता है चोट। यदि तुमको कोई एक लपड़ मार दे तो तुम जो छटपटा रहा वो संवेग है, ठीक है। अब मास्टर छड़ी लिए, छड़ी को जो वो उठाए वो मास हुआ, ठीक है। धर दिए छड़ी, वो वेग हुआ। अब उस क्लास में भी बहुत सारा विद्यार्थी होता है, हमको चोट नहीं लगा, काहे चोट नहीं लगा रे, तो हम हाथ इधर कर दिए थे छड़ी के नजदीक में, इसलिए हमको चोट नहीं लगा। और किसी कोई विद्यार्थी कहता मुझको बहुत चोट लगा, मुझे बहुत चोट लगा है, क्यों रे, तो हमारा तो ऊपर में यहाँ ही पड़ गया। तो कितना दूरी से पिटाया ये भी ध्यान में रखना है, कितना दूरी से पिटाया वो आपको आर हो गया। बात समझे? छड़ी उठाए, छड़ी में जो वजन था मास खींच दिए, जो वेग से खींचे वो वेग, कितना दूरी से पिटाए है वो हो गया आर। तो ये आपका कोणीय संवेग हो गया, ठीक है। तो कोणीय संवेग का n गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहता है। ये बात नील्स बोर ने बताए थे, ठीक है ना। वो जो नाभिक था आपको, इस नाभिक में आपको कक्षा होता है, कक्षा, ठीक है। ये जो आपका नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये जो घूम रहा है ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। बात समझ में आया? ये जो है आपको ये हुआ कक्षा, ये एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, यानी एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, ठीक। अब इस कक्षा को भी उप कक्षा में बांटा गया है, उप कक्षा, ठीक। अब इस उप कक्षा मतलब इसको भी बांटेगा, ठीक है, 1 2 3 4 चार भागों में। अभी कक्षा के बीच में ये जो कक्षा है आपको, ये तो अनेक है, ठीक है ना।
लेकिन इन कक्षा के बीच में जो कक्षा बांटा गया उनको भी 4 कक्षा में बांटा गया है, जिनको उप कक्षा कहा गया। उप कक्षा को भी कक्षक में बांटा गया, कक्षक, ठीक है। अब इनको समझना है आपको। नाभिक, नाभिक के ऊपर कक्षा, कक्षा को 4 भागों में बांटा गया। उपकक्षा, उपकक्षा को भी कक्षक में बांटा गया, इसको समझना है, ठीक है ना। अब आइए, ये जो है आपको कक्षा तो समझ रहे हैं, नाभिक के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा के रूप में घूम रहा है। ये उपकक्षा जो है इनको 4 भागों में बांटा गया, S P D F। उपकक्षा का नाम हो गया आपको S P D F, ठीक है ना। आज ये जो कक्षा है तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एक सूत्र है 2n²। अब एक जैसे ये कक्षा, ये नाभिक है, नाभिक के ऊपर आपको एक कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ठीक है, समझिए बात, ये तीसरी कक्षा। इन कक्षा में, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके लिए शर्त है। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके लिए शर्त है। तो उनके लिए सूत्र के हिसाब से पहली कक्षा में, अब n का मान जब 1 दिए, ये हो गया आपको पहली कक्षा, जहां n एक कक्षा है, n मतलब कक्षा, तो पहली कक्षा तो n बराबर 1, यानी 2 गुना 1 बराबर 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। फिर 2 इंटू, जब n का मान 2 रखेंगे तो ये दूसरी कक्षा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये कक्षा अनंत है, बहुत सारे कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी कक्षा में 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरी कक्षा में 2 गुना 3, 3 पे पावर 2, 3 क्या 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। चौथी कक्षा में इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। चौथी कक्षा में 4 चौक 16, 16 गुना 32, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, ठीक है। बात समझ रहा? ये तो कक्षा की बात हुआ। अब इन कक्षा को जो उप कक्षा में बांटा है S P D F, इसी कक्षा को 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। तो अब इसमें कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके लिए है, S में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D पर 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसको याद रख लेना है। पहला S ब्लॉक जो है आपको, S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, D उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, F उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे अधिक नहीं रह सकता है, समझे। अब ये है आपको कक्षक। तो कक्षक जो है, देखिए कक्षक क्या है, यानी ये कक्षा को कक्षक में बांटा है। तो पहली कक्षक यानी पहली उप कक्षा S, बात को समझिए, कक्षा को उप कक्षा में बांटा, उप कक्षा की संख्या 4, उप कक्षा में S कक्षा उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, D उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, F उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन उप कक्षा को भी कक्षक में बांटा। इसके लिए S उप कक्षा जो है इसको एक घर ऐसे समझिए। फिर आपको P उप कक्षा जो है इसको 3 घर, एक छोड़ छोड़ के लिखना है, ठीक है। इसको कितना घर दिया गया, 3 घर दिया गया, इसको एक घर, इसको 3 घर, F इनको 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सभी
कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए S का उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इसमें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए P में 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। फिर D 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए D में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। यानी ये जो S है इसको कक्षक में बांटा तो एक बिल्डिंग इसको मिला। ये P जो है इसको कक्षक में बांटा, इनको 3 बिल्डिंग मिला। D में को कक्षक में बांटा, इसको 5 बिल्डिंग मिला। F को कक्षक में बांटा तो इसको 7 बिल्डिंग मिला। और प्रत्येक बिल्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। टोटल आपको देख लीजिए S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पूरा हो गया। तो अब समझ में आया, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो कक्षा के रूप में घूमता है। पहली कक्षा में इस सूत्र के माध्यम से 2n² ये सूत्र है, इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस आधार पर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस सूत्र में बैठाते जाइए, 5वां कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कक्षा में कितना, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस सूत्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और कक्षा को उप कक्षा में बांटा है तो वह उप कक्षा 4 है, SPDF, ठीक है। तो S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, D उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, F उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब ये उप कक्षा को भी कक्षक में बांटना भी रोल नंबर होता है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 6 तक रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पहले 20 तक याद कीजिए। कुछ केमिस्ट्री में भी कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, इसको जुबान पे रख जाना है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ठीक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोडोरिन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है ना। कम से कम इतना अभी याद कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पूरा याद रखना है ना, ये याद रखना होगा, इसको नोट कीजिए।